आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में हम इस वक्त कारगिल में हैं। हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत कारगिल की हैं, जनाब असगर अली करबलाई साहब, जो यहाँ से मेंबर ऑफ असेंबली हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कारगिल के मसाइल पर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत पर बात करेंगे और फिर हम उनसे मुल्क की सियासत पर भी बात करेंगे। करबलाई साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारी इस खास मुलाकात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसीन भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इसलिए भी शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप बहुत इन दिनों आप बहुत मशगूल भी रहते हैं गम हुसैन के सिलसिले में भी। हम आपसे कारगिल की आज़ादारी पर बात करना चाहें तो यहाँ पे किस किस्म की आज़ादारी होती है? यहाँ की मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है और मुस्लिम में भी शिया सेक्ट है हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी। और जब से बुद्धिज़्म से मुस्लिम कन्वर्जन्स हुआ है उसी वक़्त से हमारे यहाँ पे जो मुबल्लिग आए हैं, स्पेशली मुबल्लिग ईरान से ही आए हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे पहली जो इस्लाम की बुनियाद पड़ी वो शिया इस्लाम की ही बुनियाद पड़ी। तब से ये आज़ादारी का सिलसिला चल रहा है। घरों में भी हर घर में मरसिए होते हैं, फिर इसके बाद महल्ले के लेवल पे मरसिए और नोहे मजालिसें होती हैं। अब जो हम आते हैं आपकी पूरी सियासी ज़िंदगी की तरफ, कारगिल ऐसी जगह है, ये हमको लगता है कि हम लेह की बहुत बातें कर सकते हैं, हम कश्मीर की बहुत बातें कर सकते हैं। जब कारगिल की बात करते हैं तो हमें कारगिल वॉर याद आती है। उसके अलावा कारगिल में क्या आपको और ऐसी क्या चीज़ें नज़र आती हैं जिसको दुनिया को जानना और समझना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ की नुमाइंदगी कर रहे हैं असेंबली में? सबसे पहली चीज़ जो आपको कारगिल के बारे में जानना है वो यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग इतनी शरीफ हैं, इतनी शरीफ नफ्स हैं, इतनी सादा और सिंपल हैं, इतने ईमानदार और दयानतदार हैं। वो आज भी पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी स्टेट के लिए, पूरी कंट्री के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। आज भी हमारे यहाँ पे मादियात उस हद तक गलबा नहीं कर पाई है जिस तरीके से बाकी जगह पे छाया हुआ है। आज भी आपको यहाँ पे वो ख़ानदान का माहौल, वो बुजुर्गों की इज्जत, वो सोसाइटी में एक दूसरे के दुख दर्द गम हंसी हर मुश्किल में शामिल हो लेना। यहाँ कोई भी चीज़ कमर्शियल नहीं बनी है अभी भी। ये चीज़ सबसे बड़ी हमारे लिए असासा है, सरमाया है, हमारी तहजीब है, हमारी परंपरा है। ये चीज़ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो कारगिल में आपको मिलेगी। दूसरी बड़ी चीज़ जो आपको कारगिल में मिलेगी वो है मोहब्बत, वो है भाईचारा। यानी सदियों से बुद्धिस्ट और मुस्लिम यहाँ इस तरीके से घुले मिले हुए हैं कि कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा कि मुस्लिम बुद्धिस्ट की तय नफरत कर लेता है या बुद्धिस्ट मुस्लिम की तय नफरत कर लेता है। सियासतदान जो हैं अभी इस तरफ आए नहीं हैं, लोगों के अंदर नफरत पैदा करने के लिए अभी मोहब्बत से ही काम चल रहा है। नहीं, सियासतदान तो थोड़ी बहुत कोशिशें कर लेते हैं, लेकिन जर्नल आप देखेंगे इन चीज़ों के बारे में लोगों के दरमियान वो पजीराई नहीं है। अच्छा, फूट डालो राज करो की सियासत एक्सेप्टेंस नहीं, वो इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। हो सकता है आगे चल के हम भी बाकी कल्चर से, बाकी तहजीबों से इन्फ्लुएंस हो जाए तो खुदा करे वो चीज़ हमारे इस कौम पे आ पड़े, वो दिन हमें देखने को न मिले। हम जब कारगिल की बात करते हैं, यहाँ के मसाइल अगर देखा जाए वो क्या हैं जिनको आप हल करना चाहते हैं असेंबली में, जिनके लिए आप आवाज़ उठाना चाहते हैं और सुनी नहीं जा रही है? 1947 के बाद, आज़ादी के बाद हमारी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक्सेशंस हुई, इल्हाक हुआ, एक स्टेट बनी। उस जम्मू कश्मीर में दो प्रोविंस हैं, एक जम्मू है, एक कश्मीर प्रोविंस है, और हम कश्मीर प्रोविंस के हिस्सा हैं। जबकि रीजन के लिहाज से देखें तो 3 रीजन्स हैं। जम्मू है जिसकी अपनी एक कल्चर है, अपनी सभ्यता है, अपनी तहजीब है, अपनी सारी जोग्राफिया है। फिर इसके बाद कश्मीर वैली है, फिर इसके बाद लद्दाख है, और एंड छोटा सा डोडा डोडा भी पार्ट ऑफ जम्मू ही है। जी। तब लद्दाख पे जब हम आ जाते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि लद्दाख टिल 79 ये एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक प्रोविंस नहीं है, ये डिविजन्स नहीं है, और बहुत रकबा बहुत है। रकबा बहुत है। तकरीबन आप कह सकते हैं लेह और करगिल को मिला के लद्दाख का रकबा अगर आप देखेंगे 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है। बता रहे थे कि जो खुद आपकी जो कारगिल असेंबली हल्का है वो 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, विलेज टू विलेज एक असेंबली पहुंचना मुश्किल है सब जगह। तो
ऐसे में आप देखेंगे राइट फ्रॉम 47 टिल 79 हमारा लद्दाख डिस्ट्रिक्ट एक ही था, इसका हेडक्वार्टर लेह में था। सारी आपके डेवलपमेंट, सारी एक्टिविटीज, सारा फोकस लेह पे था। 79 के बाद करगिल डिस्ट्रिक्ट बना। 79 से लेकर टिल डेट इस करगिल को डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। टाइम इसलिए लगा क्योंकि 79 तक जो अरसा था, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50 साल का जो अरसा है वो सारा फोकस लेह में रहा। सेंटर भी लेह में ही फोकस देती रही, इसलिए पूरे लद्दाख को लैंड ऑफ लामा कहा गया, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे ये लैंड ऑफ लामा नहीं है। यहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है, हम मुस्लिम्स बुद्धिस्ट के उसमें नहीं जाना चाहते मेजॉरिटी माइनॉरिटी, इसमें हम चाहते हैं हमारी जो भाईचारा है वो हमेशा कायम रहे। लेकिन बदकिस्मती ये हुआ, करगिल पे जो फोकस होनी चाहिए थी, करगिल की जो डेवलपमेंट्स होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेह में रहा। 79 के बाद एक साल हमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, फिर इसके बाद दूसरे साल हमें डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दिया गया। उसमें भी मीगर अमाउंट बनने के बाद तो कुछ फायदा हुआ 2004 के बाद, ये 2004 है। 2004 के बाद थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स हमारे यहाँ पे आई, लेकिन हमारी जो टोपोग्राफी है जी, वो टोपोग्राफी ऐसी है कि आप देखेंगे रेस्ट ऑफ स्टेट से हम 7 मंथ्स के लिए कट ऑफ रहते हैं। यही सबसे बड़ा मसला है, जिसके जरिए आप अगर यहाँ पे डेवलपमेंट करना भी चाहते हैं तो आपके पास टोटल 5 मंथ्स का ही सीजन है। 5 मंथ्स के वर्किंग सीजन्स में 14,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए इन पहाड़ी एरियाज में, और जहां पे -30 जाती है, जहां बर्फ आपको 5 फीट 7 फीट तक बर्फ रहती है, उसमें आप कैसे डेवलपमेंट्स करेंगे अगर आपके पास स्पेशल फंडिंग्स नहीं होगी, अगर आपके पास स्पेशल पैकेज नहीं होगा। हमारे यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल बनानी हो आपको प्लेन के मुकाबले में, वहाँ आपको 5 लाख में बन जाती है, तो यहाँ पे आपको 25 लाख वो प्राइमरी स्कूल पे आएगी। तो जिस तरह के पैकेज की बात ये कर रहे हैं तो कश्मीर के लिए पैकेज की बात होती रहती है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ सूबों के चक्कर में जो है कुछ मकामात जो है पीछे रह जाते हैं? इस गुफ्तगू जारी रखेंगे मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में करगिल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले शख्सियत जनाब असगर अली करबलाई साहब। करबलाई साहब, वही बात हो रही थी, आपको चाहिए कारगिल के लिए पैकेज, और हुकूमत जो है पैकेज देने में इतनी फराखदिल है नहीं। आपको क्या लगता है कि कुछ अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिसकी वजह से यहाँ के जो मसाइल हैं उनको कुछ हल किया जाए, या कुछ इस तरह की चीज़ें की जाए कि सयाहत यहाँ की फ़रोग पा जाए और लोग आने लगें, तो उससे जो है यहाँ का कुछ जो माली हालत है, इक़्तिसादी सूरत हाल है, बेहतर हो सके? इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। अकेले आप सयाहत के नुक्ते नज़र से देखेंगे तो शायद जिस तरीके के हम डेवलपमेंट्स चाहते हैं, डेवलपमेंट्स के लिए आपके पास बेसिक जो नीड्स है वो है कनेक्टिविटी, वो है कम्युनिकेशंस। आपके यहाँ पे अगर टूरिज्म पोटेंशियल्स भी देखें तो करगिल टोटली अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, अनएक्सप्लोर्ड रीजन है। वजह क्या रही है? मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा करगिल जंग के पस मंजर में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं जंग में खुद मैं यहाँ पे एज ए वॉलंटियर काम कर रहा था, रात दिन हम लोगों की सेवा में, लोगों को मदद करने में लगे हुए थे। जब यहाँ पे आर्मी आई, इंडियन आर्मी, आर्मी तो पहले थी, लेकिन जो सपोर्टिंग वहाँ से बटालियंस वगैरह ले आए, आरआर आई, राष्ट्रीय राइफल्स जी। हमारा घर आर्मी कैंपस में ही है, आर्मी हॉस्पिटल के साथ साथ ही है। वहाँ पे आए, इन्होंने कैंप्स लगाए। आर्मी मेजर थे, मैं एक सिपाही की बात नहीं करूँगा, और ये मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, एटीट्यूड्स और इनका माइंडसेट आप देखें। जब मैंने इस आर्मी मेजर को कहा भाई ठीक है आप यहाँ पे आए, हम नहीं कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें आपकी हेल्प नहीं करनी, हम हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और स्पेशली जितनी कुर्बानी करगिल के लोगों ने दी है। 48 में आपके लद्दाख में जोजिला को क्रॉस करके लाने वाले करगिली हैं। फिर इसके बाद आप 71 की जंग देखेंगे, उससे पहले 65 की जंग। 71 में तो पूरा पाकिस्तानी इलाका जो है वो कब्जे में लिया कर दूं। 6 महीना यहाँ पे आपका 47 से लेकर 48 तक 6 महीना यहाँ पाकिस्तान था करगिल में।
यहाँ से पाकिस्तानियों को भगाने में भी करगिलों ने बहुत काम किया है। 65 की जंग में, 71 की जंग में और इसके बाद स्पेशली 99 की जंग में हर तरह की कुर्बानियां दी। हमारे यहाँ एक जैसे यूपीएससी को लेकर हम कहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी बहुत कम होती है, लेकिन जिस तरह के हम लोग, हमारे यहाँ कोई यूपीएससी के लिए फॉर्म भरता ही नहीं है उस तादाद में, और जिस परसेंटेज के हिसाब से हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है उस परसेंटेज के हिसाब से हमारे यहाँ फॉर्म नहीं भरा जाता। अगर दूसरों को देखें तो उनका जो सिलेक्शन परसेंटेज है ये भी कुछ हद तक हकीकत है। बताइए हमारे यहाँ से कितने लोगों ने उसके लिए, उसमें जाने के लिए कोशिशें की? बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये यूपीएससी के लिए हाईली क्वालिफाइड बच्चे नहीं चाहिए। आपको सिपाही है, एक लेमैन भी जा सकता है जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छी खासी हो, जो गन उठा सकता है, वो आपकी लद्दाख स्काउट फोर्स ज्वाइन कर सकता है। उनकी जो फिजिकल वो है वो बहुत, और लेह के मुकाबले में मैं आपको बताऊंगा फिजिकली करगिल के लोग बहुत ज्यादा साउंड है। अच्छा, फिजिकली बहुत ज्यादा साउंड है, मेंटली बहुत ज्यादा साउंड है। आपने आवाज उठाई असेंबली में? हाँ, असेंबली में ही नहीं, हमने यहाँ इंडियन आर्मी के साथ उठाई। और बाद में पहली बार 99 जंग के बाद जब यहाँ कोर बनी, 14 कोर एस्टेब्लिश हुआ लद्दाख में, जनरल अर्जुन रे आए पहली बार कोर कमांडर, उसके सामने हमने ये इशू उठाया और उन्होंने पहली बार स्पेशल ड्राइव कराया करगिल के लोगों के लिए। वो कश्मीर में भी रहे, 15 एपीओ में भी रहे अर्जुन रे। तो पहली बार करगिलियों को लगा कि कोई है जो इन्हें ऑन कर रहा है। अब देखेंगे रनवे हमारे यहाँ पे 48 के बाद थी, टिल 70s फोकर जहाज चलते थे, लेकिन 70s के बाद करगिल में बंद हो गए। लेह में वही रनवे एक्सपेंशंस हुआ, टर्मिनल्स बने। अब ऑल ओवर इंडिया से वहां पे डेली मोर देन 20 फ्लाइट्स डेली वहां पे उतरते। करगिल में अभी तक आप हैरान हो जाएंगे, आप 21वीं सदी में है, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और 21वीं सदी में आपके पास रनवे है, टर्मिनल है, लेकिन उस पे उतारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इतना एडवांस है, मरीख पे स्टेलाइट भेजती है, मरीख पे आदमी भेजने की बात कर रहा है, वो करगिल एयरपोर्ट पे उतारने के लिए इनके पास ATR नहीं है, जहाज नहीं है इनके पास। तो अभी ये जो गवर्नमेंट की जो उड़ान स्कीम है, छोटे छोटे शहरों तक लेके जा रहे हैं जहाज, 3 साल से मोदी जी यहाँ पे आए, इन्होंने कहा करगिल को कच्छ बनाएंगे। करगिल के लोगों ने बहुत कुर्बानी दी, इनका स्पीच हमारे करगिल में आज भी आपको फेसबुक पे मिलेगा। इन्होंने कहा हम करगिल को इतना तरक्की दे देंगे कि ये गुजरात के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर अपने आप को समझ लें। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे डे बाय डे हमारी कम्युनिकेशंस जो एक ही सोर्स है वो BSNL, उसकी हालत इतनी खराब है कि आप कुछ समझ सकते हैं। आपका मोबाइल नहीं चलता है, नेट सर्विस आपकी नहीं चलती है, टोटल सिस्टम आपका बैठा हुआ है, उन्हें आपका लैंडलाइन नहीं चल रहा है। कम्युनिकेशंस क्या बात है? ये बात तो सही है, मेरे पास 4 फोन है, चारों यहाँ पर नहीं चल रहे हैं और चारों अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के हैं। ये एक डिजिटल इंडिया में ये सोचने का मकाम तो है ही। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद इनकी शिकायत वजह है करगिल को कच्छ बनाना था, लेकिन कुछ भी नहीं बना है। आते हैं लौट कर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। खास मुलाकात में हम करगिल में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के मेंबर असेंबली असगर अली करबलाई साहब, और करगिल के मसाइल को लेकर वो बहुत जज्बाती हो गए हैं और वो कहते हैं कि करगिल को कच्छ बनाना था लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया है। आप रियासती सियासत को देखते हैं, आपको ये महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? हमारी बदकिस्मती है जब यहाँ पे ये 2014 के असेंबली इलेक्शंस हुए, कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने कहा कि ग्रेटर अलायंस हम बना लेंगे, सेक्युलर पार्टियों की एक गवर्नमेंट हम बना रहे हैं। आपको उनके एजेंडा ऑफ अलायंस को लेकर भी शिकायत है? तो ये चीजें चल नहीं पाई। फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, एंड अल्टीमेटली इन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेकर एक एडजस्टमेंट कर लिए, कोलिशंस गवर्नमेंट बना ली। उसका मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, अभी न PDP बीजेपी को हजम कर पाई है और न बीजेपी PDP को हजम कर पाई है। कौन पूरी तरीके से खत्म कर देगा एक दूसरे को, ये भी कुछ लगता है आपको? ये तकरीबन ये खुद अपने आप को खत्म कर लेंगे। PDP अपनी वजूद को खत्म कर रही है वैली में और बीजेपी अपनी वजूद को जम्मू में खत्म कर रही है। यानी जिस एक्सपेक्टेशन से, जिस तवक्को से लोगों ने इनको चुना और लोगों ने इन्हें हुकूमत बनाने के लिए सपोर्ट दी, उस तवक्कुआत पे ये
पूरा नहीं उतरे। शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप कह रहे थे कि ये कारगिल जो है पूरी तरह से यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड है और मुसलमानों की आबादी बहुत है, लेकिन यहाँ पर हमें वो कारगिल जंग के अलावा दहशतगर्दी की कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता है और यहाँ के लोग उस तरफ गए नहीं, जबकि हो सकता है वो सरहद पार के जो हमारे दुश्मन उन लोगों ने इस तरह की कोशिशें की हों यहाँ पे दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए भी। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ के लोगों ने उस तरफ देखा नहीं? हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है, चाहे वो मजहबी लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप, इस चीज में काफी हद तक हसास रही है। वो कभी भी दहशतगर्दी को किसी भी शक्ल में, किसी भी फॉर्म में हो, सपोर्ट नहीं करती है और न ही लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं तो वो करते हैं। अगरचे कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, उनके साथ जो सख्तियां हो रही हैं, उसमें हम बराबर के शरीक हैं। हम हमेशा कश्मीर के लोगों पे जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं उसके हक में हम आवाज उठाते रहते हैं, आज भी उठा रहे हैं और आइंदा भी हम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके का कुछ लोगों ने कश्मीर की इस खूबसूरत फिजा को, पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिशें की हैं, उन कोशिशों में जिसने भी सपोर्ट्स की है, हम उन सबों के खिलाफ हैं, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद ही सिल्म से है, यानी पीस से है, अमन से है। सबसे पहले जब मुसलमान एक दूसरे से मिलता है तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तुम पे सलामती हो, तुम पीस में हो, तुम अमन में हो। अल इस्लाम व सिल्म, इस्लाम सिल्म है, अमन है, पीस है। अल इस्लाम हुआ तस्लीम, सर तपा सरेंडर है। जो खुदा के पास अपने आप को सरेंडर कर लेता है वो कभी भी अपने जैसे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उस भाई के खिलाफ, उस भाई पे ज्यादती के लिए सोच भी नहीं सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो एक मजहबी तबलीग है, मजहबी जो प्रोपेगेशंस हैं, मजहबी तौर पर जिस तरीके से हमें पाला पोसा गया और तहजीब बनाई गई है, उसकी वजह से करगिल के लोग, और न सिर्फ करगिल के लोग, लद्दाख में और ठीक इसी तरीके का हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे भी आपको दहशतगर्दी, वहाँ पे भी फरेब, वहाँ पे भी मारदार, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। ये इस कल्चर से, इस माहौल से, यहाँ के रंग और नस्ल से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए अब आखिर में हैं हम, आपको क्या नहीं लगता कि कांग्रेस जो है मरकज में, ख़ास तौर से पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रही है, और अगर इस हुकूमत की नाकामियाँ भी हैं उनको भी वो सही तरीके से लोगों के सामने पेश नहीं कर पा रही है? क्या आपके यहाँ लीडरशिप में कुछ मसला है? क्या राहुल गांधी को कांग्रेस का सदर बनाने के बाद ये मसला दूर हो जाएगा, या आपको क्या लगता है कि मौके के इंतजार में है? नहीं, यकीनन हमारे पास, कांग्रेस के पास बेहतरीन लीडरशिप्स हैं, लीडरशिप की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक लीडरशिप्स हैं। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, अनफॉर्चुनेटली यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड के बीच में जो कोalition पार्टनर्स थे और जिसकी वजह से करप्शंस हुआ, धांधलियां हुई, जितनी भी खराबियां हैं, उन सारे खराबियों का ठेकड़ा कांग्रेस के सर ही फोड़ा गया और जितने भी रीजनल पार्टी से इसने अपने आप को खाली कर लिए, वो हमें सबसे बड़ा सेटबैक हुआ। जिस तरीके की बीजेपी ने मीडिया मैनेजमेंट किया है, जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया है, उस तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी मैनेज नहीं कर पाई है। आज हमें यकीनन इन सारी चीज़ों को एसेस करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जो हिंदुस्तान की सकाफत और रिवायत की अलंबरदार है, वो है सेक्युलरिज्म। आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई हैं माजी? यकीनन हुआ है। माजियों की गलतियों की वजह से ही आज हम ये भुगत रहे हैं। आज हमारी जो दूरदर्शिता बनी हुई, आज जो हमारी हालत बनी हुई, ये माजी की गलतियों से ही बनी है। चाहे वो आप लीडरशिप ने सबक लिया है इससे? यकीनन सबक लिया और लेना भी चाहिए। हर इंसान को सबक लेनी चाहिए। जो जो गलतियां हमसे हुई है, हमें इन गलतियों को एक्सेप्ट करने में शर्मिंदगी एहसास नहीं करनी चाहिए। गलतियों को आप एक्सेप्ट करेंगे, गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, तब आप तरक्की कर सकते हैं, तब आगे बढ़ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है ये चीज कांग्रेस कर लेगी। मुख्तसर, करगिल को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से ये मंजिल हासिल हो सकती है कि करगिल के लोगों का जो यहाँ के, मेरे ख्याल से रोजगार
की भी यहाँ पर मसला है, यहाँ पानी का मसला है। ये जो सुरू दरिया पीछे बहता है, मैंने उसमें बहुत गंदगी भी देखी है। बहुत करीब दरिया के किनारे आपने बस स्टॉप भी बना रखा है। आपके यहाँ जो ट्रैफिक का वो है, रोड बहुत कमज़ोर है। कुछ मेट्रो ट्रेन लाएंगे यहाँ पर क्या? कुछ इस तरह की कोई सोच है आपके पास? 2004 में जब हम काउंसिल में आए, उस वक्त हमने जोजिला टनल की हमने एक प्रपोजल्स दी थी और फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे एक्सेप्ट कर ली। और अभी जेडमोट एक 5.6 किलोमीटर की एक टनल है और इसके बाद बिटवीन बालतल, सोनामर्ग और करगिल का है 14.5 किलोमीटर की टनल। इन दोनों पे हमें उम्मीद है कि जल्द काम स्टार्ट हो, तो ये जो राब्ता बनेगा यानी ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। कभी 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए करगिल लैंड लॉक होकर बंद नहीं रहेगी। सबसे बड़ी जो हमारी परेशानियां बर्फ के दौरान हाँ, सर्दियों के दौरान भी ये पूरी रास्ता खुली रहेगी। दूसरा एयर कनेक्टिविटी है जिस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये इशू हमने टेकअप किया और हमें उम्मीद है शायद इन फ्यूचर से सॉल्व हो। तीसरी बड़ी चीज है वो है आपका कम्युनिकेशंस, जिसके बारे में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, टेलीकॉम मिनिस्टर से, पीएम से भी हमने रिक्वेस्ट किया था, बात की थी और इन्होंने कहा कि अब अल्टरनेट OFC 2FC थ्रू लद्दाख दे देंगे तो कम से कम ये हमारी थोड़ी सी सुधार हो। चौथा जो सबसे बड़ी चीज़ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगने जा रहे हैं और हमने रिक्वेस्ट किया है वो है रेल कनेक्टिविटी का। ये कहाँ से आएगी? ये अभी सिन्नर तक तो पहुंचा हुआ, आपका बानिहाल से सिन्नर है। बानिहाल से सिन्नर कनेक्ट है। हाँ। बानिहाल से लेकर उधमपुर को जोड़ना है और तकरीबन ऑलमोस्ट एक कंप्लीशन हो चुकी है। शायद हो सकता है 18-19 में ये कनेक्ट हो जाए। तो हम चाहते हैं सिन्नर से करगिल जिस तरीके से अभी जोजिला रोड कनेक्टिविटी के जरिए होगी। वजीर रेल से मुलाकात की है? नहीं, अभी हम वजीर रेल से नहीं मिले, लेकिन हमने प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेंडम दे दी है और हमें उम्मीद है कि इस पे इनिशियल सर्वे हो चुका है। अब टू लेह इसका इनिशियल सर्वे हो चुका है। हमें उम्मीद है कि शायद ये पूरी DPRs बने, प्रोजेक्ट्स बने, तो इसके बाद ये भी चल पड़े। जहाँ तक आपने सुरू रिवर्स की बात की, ट्रैफिक कंजेशंस की बात की, हमारे पास बहुत खूबसूरत एक प्लेटो है, कुर्बतां प्लेटो कहते हैं। हमने कोशिश की थी कुर्बतां प्लेटो वैकेट हो, हमें वहाँ पे एक न्यू टाउनशिप बसाने की ज़रूरत है। हमारा टाउन बहुत ही महदूद है, यानी बहुत ही एक छोटे से इलाके में इस पूरी टाउन को वहाँ हमने समेट रखा है। उनको ले जाना आसान होगा कि वापस उधर अगर आपको नहीं, हम एक न्यू टाउनशिप हम बसाना चाहते हैं, तो हमारा उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि वो भी वैकेट करके हैंड ओवर करे तो एक नई टाउनशिप हम बसाने लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये हमारे साथ थे कारगिल के मेंबर असेंबली असगर अली करबलाई साहब और इनसे हमने बहुत बातें की, बहुत जज्बाती नौयत की भी बातें हुई हैं। लेकिन हमारा खुद मानना ये है कि जो दूर दराज के इलाके हैं उनका मुल्क के दीगर इलाकों से जो राब्ता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। कम से कम यहाँ पे सिर्फ एक ही टेलीफोन वो जो है लाइन ना चले, बाकी जितने भी वो हैं उनका भी यहाँ से राब्ता हो। ऐसा ना हो कि आदमी यहाँ आने के बाद जो है दीगर दुनिया से एकदम कट के रह जाए। बहुत हम आपको नई ख्वाहिशत पेश करते हैं। इनके जो प्रोग्राम है इस इलाके को लेके, वैसे तो बहुत शोर सुनते हैं पहलू में दिल का, लेकिन देखिए कहाँ तक इनकी तमन्नाएं पूरी होती हैं। मगर खास मुलाकात में आइंदा फिर किसी नई शख्स से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा आपका सलामत रखे।